विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर। अब ये डिपेंड करेगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पे, ऑफ कोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की तीन टाइप्स हमने आपको बताई थी। एक थी वैंडरवाल फोर्स यानी कि लंदन फोर्स यानी कि आईडीआईडी फोर्स यानी कि डिस्पर्जन फोर्स, और एक हमने आपको बताई थी परमानेंट डायपोल फोर्स, और एक हमने आपको बताई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। उससे कम जो है वो परमानेंट डायपोल होता है, और उससे कम जो है वो आपके पास टेम्पररी डायपोल होता है। तो ब्यूटानल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ब्यूटानल इज योर एल्डिहाइड, ब्यूटानल इज योर एल्डिहाइड, ब्यूटेन वन ऑल इज योर अल्कोहल। इसी तरह से ब्यूटानॉन इज योर कीटोन, और ब्यूटानोइक एसिड इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई, अब मैं इन तीनों में देखूंगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स किसमें होगी। ऑफ कोर्स द आंसर इज डी फॉर डॉक्टर। उसकी वजह यह है, वैसे तो तुम मुझे बोलोगे कि सर ब्यूटेन वन ऑल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। ब्यूटेन वन ऑल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है, मना नहीं कर रहा मैं। लेकिन लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऑक्सीजन आते हैं ना, दो दफा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये, दो दफा बना रहा होता है। जबकि तुम मुझसे अगर कीटोन का पूछोगे तो उसमें ओनली परमानेंट डायपोल है, ओनली परमानेंट डायपोल है। परमानेंट डायपोल की जो कैटेगरी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो कम है। सो दैट्स द रीजन कि वो पूछ रहा था कि हाईएस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर किसका है जिसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और वो कौन है, ब्यूटानोइक एसिड है। फिर which reaction does not produce carboxylic acid, which reaction does not produce a carboxylic acid। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एसाइल क्लोराइड विद कोल्ड वाटर। एसाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl। वो कह रहा है इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम कराएं किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। तो जब आप इसकी कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, ये आपको ये दे देगा, ये आपको ये दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और और HCl बना लेगा ये साथ साथ, सेट हो गया। तो अगर तुम इसमें गौर करो तो इसने रिएक्शन करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया। जब मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई थी तो मैंने कहा था एसाइल क्लोराइड जो है वो नॉर्मल से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका जो कार्बोनाइल कार्बन है ना वो स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव है। उसकी वजह यह है कि ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये दोनों का ले लेते हैं अपने पास, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ऑफ कोर्स आपका कार्बोनाइल जब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा तो ये जल्दी रिएक्शन कर सकता है ना। तो इसलिए इसने रिएक्शन कर लिया है, चाहे कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो, ये रिएक्शन करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। लेकिन वो पूछ रहा है कि कौन नहीं दे रहा। बी को भी जरा देख लेते हैं कि बी में कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर बाय रिफ्लक्सिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपके पास है एस्टर, जिसका फॉर्मूला है आपके पास, कोई ले लो आप, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सिंपल। इसका आपने क्या कराया, वाटर से रिएक्शन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। आप इसको यूं लिख लो, एक ही बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। और कौन सी हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको क्या दे देगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, और आपको अल्कोहल दे देगा, और आपको अल्कोहल दे देगा। इसका मतलब ये भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अब मैं जब सी को ट्राई करूंगा, सी में कहता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अ नाइट्राइल बाय रिफ्लक्सिंग विद एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं नाइट्राइल ले लेता हूँ, नाइट्राइल बोले तो हम ले लेते हैं CH3CN, और इसको मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, तो याद रखना नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन कौन सी हाइड्रोलिसिस से, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये क्या करवा रहा है, ये तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा रहा है।
यानी कि एल्कली डाल रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है, तो बजाय इसके कि तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, पता है तुम्हें क्या मिलता है? उसका सॉल्ट। क्या मिलता है? उसका सॉल्ट। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दे रहा आपको। दैट्स द रीजन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलो हम डी को भी ट्राई कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बाय रिफ्लक्सिंग विद एक्सेस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो प्राइमरी अल्कोहल की अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे, तो ऑफ कोर्स प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराने से पहले क्या बनेगा आपके पास? प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराने से एल्डिहाइड बनेगा, और फिर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो मैंने क्या किया, ये मैंने कोई सा भी प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। ओके, इसकी मैंने जब ऑक्सीडेशन कराई, तो सबसे पहले एल्डिहाइड बना, लेकिन मैं चलो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसका मतलब डी ऑप्शन भी आपको क्या दे रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि डज नॉट प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए भी हम इसको, सी आंसर आपका करेक्ट है। अगर इसने लिखा होता ना कि ये एक्वियस HCl है, तो ये आपको प्रोडक्ट दे देता। तो ये आपको प्रोडक्ट दे देता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता। इसी तरह से फिर कहता है द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो एथेनॉइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये एसाइल क्लोराइड है विद containing two carbon atoms. This is your ethanol chloride. ओके, मैंने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ? अमोनिया के साथ। जब मैं इसका अमोनिया से रिएक्शन कराऊंगा, ओके, जब मैं इसका अमोनिया से रिएक्शन कराऊंगा, तो ऑफ कोर्स आपका जो अमोनिया है, आपका जो अमोनिया है, ये करता क्या है? इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। ये अटैक करेगा यहाँ से। ओके, ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, एंड फाइनली यू विल सी, एंड फाइनली यू विल सी कि यहाँ ये आकर लग जाएगा, और HCl रिमूव हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बना है, वो Cl निकल गया और NH2 आकर लग गया। तो इसका नाम क्या है? ये एमाइड बन गया। ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एमाइड है ये। दिस इज एमाइड फंक्शनल ग्रुप, एमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने क्या किया? सी, तो बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके। Which compound gives a pale yellow precipitate on warming with a solution of iodine and sodium hydroxide? तो पेल येलो प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट करने जा रहा है। अब आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कब आता है, किस चीज के लिए पॉजिटिव आता है। तो याद रखना कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर वन, एक तो आपके पास ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, CH3CHOH। ओके, दूसरा आपके पास या तो ये हो, मिथाइल कीटोन हो। हम हमें नहीं पता इसके बाद क्या लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ हो, हमें हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये देखेंगे कि ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है, सो दैट्स ओके, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म देगा। नहीं है तो नहीं देगा। वो कहता है कि विच कंपाउंड गिव्स अ पेल येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव कौन दे रहा है? आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव कौन दे रहा है? तो याद रखना CH3OH इज योर प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, अगर आप CH3OH का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने CH3OH का जब स्ट्रक्चर बनाया, तो देखिएगा जरा, ये CH3OH का स्ट्रक्चर है। तो इसमें तो हमें कहीं भी नहीं नजर आ रहा जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखें सामने, ऐसी चीज तो हमें कहीं भी नहीं नजर आ रही है इसमें। इसका मतलब आपका बी ए ऑप्शन गलत है। आप जरा बी बनाकर देखिएगा। ये बी है, CH3, देन CH2, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड OH। भाई, अगर सिर्फ ये और ये होता ना, यहाँ डायरेक्ट लगा हुआ होता, तो यानी मैं इसको हटा दूं अगर, और इसको CH3 कर दूं, तो मैं कहता ये पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है, तो ए भी गलत, बी भी गलत। लेट्स ट्राई सी। सी में कहता है CH3CH2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इनको पता है, बच्चा यहां से देखना शुरू करेगा, बच्चा यहां से देखना शुरू करेगा, तो भैया आप यहां से भी तो देखो इसे।
आप यहां से भी तो देखो इसे। तो अगर आप यहां से देखोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है। सो यस, आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट ये पॉजिटिव दे देगा। ओके, सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप डी को भी ट्राई कर सकते हो। डी का जो स्ट्रक्चर है वो है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O देन CH2 देन CH3, है ना। देखो ना, यहाँ से आपको कहीं ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है, ना आपको लेफ्ट हैंड साइड से कोई ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके हो गया। तो ये जो है ना चीज आपको पता होनी चाहिए। चले जी। लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट, दैट इज LiAlH4, is used to reduce the compound shown, is used to reduce the compound shown, the product formed is, तो पहले आप देख लो आपके कंपाउंड में है क्या क्या। ये जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, एक और इसका भाई है, इसी का भाई एक और भी होता है NaBH4। NaBH4, लेकिन NaBH4 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो वो ऐसा कोई खास इतनी सारी चीजों को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर आप इसको देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होके आपको क्या मिलेगा। एक तो बात यह है कि ये वाला कंपाउंड आपको रिड्यूस होने के बाद दे देगा 1 डिग्री अल्कोहल। ये आपको क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड भी खत्म होगा या नहीं होगा। सिंस दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाँ, डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा आपका। जब डबल बॉन्ड आपका खत्म होगा, अभी 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 ये आप क्या है, सैचुरेटेड है, सॉरी, अभी ये आपका क्या है, अनसैचुरेटेड है ना। अभी आपका क्या है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। ओके। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, एल्कीन होता है। और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, एल्केन होता है। ओके। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि डबल बॉन्ड के लिए अगर आपको याद हो, हाइड्रोजनेशन में हम निकल कैटलिस्ट करते थे यूज, निकल कैटलिस्ट यूज करते थे हम। ओके। तो इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम इसको बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल आपको मिल जाएगा। अभी अनसैचुरेटेड अल्कोहल आपको मिल जाएगा। ये स्पेसिफिकली रिड्यूस कर रहा होता है किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को, कीटोन को, इस तरह की चीजों को ये रिड्यूस कर रहा होता है। ओके। अच्छा, फिर कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एसाइल क्लोराइड्स both react with alcohols to produce esters. Okay. Acyl chlorides are often preferred to carboxylic acids for this reaction because the yield of the ester is usually higher. Which of the following statements is the best explanation for the higher yield? एसाइल क्लोराइड हो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर आप इन दोनों का अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो वो कह रहा है एस्टेरिफिकेशन आपको ये देगा। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द हायर यील्ड। हायर यील्ड का मतलब होता है आपको प्रोडक्ट ज्यादा कौन सा देगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है एसाइल क्लोराइड्स रिएक्ट टू रिमूव any water produced. Acyl chlorides react to remove uh, any water produced. Acyl chloride कब से water को remove करने लग गया। एसाइल क्लोराइड तो वाटर को रिमूव नहीं करता। एसाइल क्लोराइड तो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा भाई, और एज अ रिजल्ट आपको जो साइड प्रोडक्ट मिलेगी, हम इसको थोड़ा सा बना लें यहाँ पर। लेट्स सपोज ये आपका एसाइल क्लोराइड है, दैट इज दिस, और ये रिएक्शन कर रहा है किसी भी अल्कोहल से। मैं यहाँ पर सिंपल सा ले लेता हूँ, मेथनॉल। तो एक तो बात ये है कि पहले तो ये आपको ये वाला प्रोडक्ट बना कर देगा, सही है। और ये जो H है ना, ये इस Cl को लेके चला जाएगा और वो क्या बना लेगा, HCl। तो ये तो बजाय इसके कि वाटर प्रोड्यूस करे, तो HCl प्रोड्यूस कर रहा है। तो वाटर को रिमूव नहीं कर रहा है ये। ए ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग। बी को देखो, द रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, द रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। देखो, अगर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो इट कैन चेंज फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। रिवर्सिबल रिएक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो तो 100% कंप्लीट होता ही नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन 100% कंप्लीट होते ही नहीं है। जैसे ही प्रोडक्ट बनता है फिर पीछे चला जाता है, जैसे ही प्रोडक्ट बनता है फिर पीछे चला जाता है। ओके, तो ये वो पॉइंट है कि जिसकी वजह से आपको अपनी प्रोडक्ट की हायर यील्ड नहीं मिल सकती है ना। अगर आपका रिएक्शन इरिवर्सिबल हो तो इसका मतलब इट कैन नॉट चेंज बैक इनटू द रिएक्टेंट, है ना, इट कैन नॉट चेंज बैक इनटू द रिएक्टेंट। तो मतलब ये कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सॉलिड होगा आपका। ऐसा नहीं है कि बन रहा है फिर पीछे जा रहा है, फिर बन रहा है। अभी तो आपको सिर्फ 10 ग्राम ही मिला था, अभी तो आपको सिर्फ 10 ग्राम ही मिला था, सिंस द रिएक्शन वाज रिवर्सिबल। 2 ग्राम्स फिर पीछे चला गया, फिर उसने प्रोडक्ट बनाया फिर वो रिवर्स हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से आपको हायर यील्ड मिल सकती है। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है। वाटर का रिमूव होना इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि एसाइल क्लोराइड्स रिएक्ट टू रिमूव एनी वाटर प्रोड्यूस, तो इससे यील्ड का क्या ताल्लुक है। सी ऑप्शन में कह रहा है द रिएक्शन इज लेस एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इज लेस एक्सोथर्मिक। तो इसका भी आपकी यील्ड से कोई जो है ना एज सच कोई रिलेशन नहीं है कि वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। वी नीड प्रोडक्ट, वेदर द रिएक्शन इज एक्सो एंड वेदर द रिएक्शन इज एंडो, हमें हमें प्रोडक्ट चाहिए भाई। फिर कह रहा है डी में द रिएक्शन हैज अ हायर एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी क्या होती है? एटम इकोनॉमी क्या होती है? एटम इकोनॉमी का मतलब होता है कि आपको कितने परसेंट प्रोडक्ट मिला है। तो भाई हमें फिर इसका एटम इकोनॉमी निकालना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। एटम इकोनॉमी निकालने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है। ओके, कि जिसका भी तुम्हें आपको निकालना है वो प्रोडक्ट साइड पर यानी कि न्यूमिनेटर में डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। लेट्स सपोज आपके पास ये इक्वेशन है ना, ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। मुझे इसका एटम इकोनॉमी निकालना है। मैं क्या करूंगा पता है? मैं इसका मास ऊपर लिखूंगा, मास ऑफ दिस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? एटम इकोनॉमी का मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि द रिएक्शन हैज अ हायर एटम इकोनॉमी, द रिएक्शन हैज अ हायर एटम इकोनॉमी। ओके, तो भाई वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी बना रहा है और एसाइल क्लोराइड के साथ भी बना रहा है। तो दोनों के साथ आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, दोनों के साथ आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज एस्टर। तो मतलब फिर तो एटम इकोनॉमी दोनों की सेम होगी ना। तो वो क्यों कह रहा है रिएक्शन हैज अ हायर एटम इकोनॉमी? तो यही ऑप्शन ज्यादा सूटेबल हमें लग रहा है कि यार अगर आपको हायर इकोनॉमी चाहिए, हायर यील्ड चाहिए आपको, चाहे आप एस्टर बनाओ कार्बोक्सिलिक एसिड से, चाहे आप अपना एस्टर बनाओ एसाइल क्लोराइड से, दोनों कंडीशन में अगर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत मिलते जुलते ऑप्शन है। ये तो बेस्ट चॉइस है, ये तो मल्टीपल चॉइस नहीं है, ये तो बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट में जो है ना इसमें स्पेसिफिक होना है। ओके, तो थोड़ा हमें थोड़ा सा पॉइंट्स हट के भी सोचनी पड़ती हैं चीजें। लाइक आप यूं समझ लो कि थोड़ा सा तड़का यूनिट 6 का भी है। बात समझ रहे हो आप? थोड़ा सा कि यार ये करो तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। हर चीज अपने माइंड में रखो, रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है एंडोथर्मिक भी है, उससे क्या होता है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये। कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट की चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो हर चीज हर एस्पेक्ट से आपने इसको जो है वो फॉलो करना होता है। ओके, चलें। क्वेश्चन 7 में कह रहा है पॉलीएस्टर्स कैन बी मेड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइप्रोटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ प्राइमरी अल्कोहल। पॉलीएस्टर, मैं एस्टर आपको बता दूं, कभी अभी मैंने आपको बताया कि यार एस्टर जो है वो ये होता है, ये होता है आपका एस्टर। ओके, मैंने मैंने कॉन्टिन्यूअस लाइन शो कर दी है, इसका मतलब ये है कि आगे और पीछे बहुत बड़ी चेन लगी हुई है। तो हमें तो बेसिक फंक्शनल ग्रुप देखना है ना। बेसिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये होता है, दिस इज योर पॉलीएस्टर। ऐसे 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 और भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होंगे इसमें। इट्स नॉट वन एस्टर, इट्स पॉलीएस्टर। पॉली मींस मैनी। वो कहता है कि पॉलीएस्टर्स कैन बी मेड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइप्रोटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइप्रोटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं?
जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, पता है कौन से? ये वाला, दिस इज योर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको 2 प्रोटॉन देगा। ये आपको क्या देगा? ये आपको 2 प्रोटॉन देगा। कहता है इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? प्राइमरी अल्कोहल के साथ। मैं सबके सामने ना इनके रिएक्टेंट लिख रहा हूँ। और डायऑल ये होता है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। दिस इज योर डायऑल। ओके, इसको मैं एक काम करता हूँ, इथेन डायऑल कर देते हैं। इथेन डायऑल, ये CH2 लगा हुआ है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? मोनोप्रोटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ट्रायऑल है। मोनोप्रोटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो आपको क्या देगा? जो आपको पॉली एस्टर देगा। पॉली एस्टर, देखो पॉली एस्टर का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल मल्टीपल एस्टर के ग्रुप लगे हुए हैं, मल्टीपल एस्टर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, और ऑफ कोर्स वो आपको क्या देगा? पॉली एस्टर देगा। तो आप ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करो, ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिमूव होने वाले ग्रुप हो। आपको पता है ना कि वाटर रिमूव होता है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करता है। तो आप ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपने ज्यादा प्रोटॉन दे रहा हो, और अल्कोहल भी क्या कर रहा हो? अपने ज्यादा से ज्यादा जो है वो OH दे रहा हो। ओके, तो वो जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज बी, डाइप्रोटिक एसिड। अगर आप इस पे गौर करो तो अगर आप इस पे गौर करो तो ये यहां से निकलेगा, इसका भी OH निकलेगा, ये भी H निकलेगा, तो मल्टीपल आपके पास इसमें क्या बनेंगे? एस्टर के ग्रुप्स बनेंगे। यहां पर पता है क्या हो रहा है? सिर्फ ये रिमूव होगा बस। क्या कहते हो? एक ही अल्कोहल है ना, इट्स नॉट डायऑल, इट्स ओनली वन OH। तो पॉली एस्टर तो एटलीस्ट आपके पास नहीं बन सकता है यहाँ पर, है ना? और अगर आप सी ऑप्शन को देखो, अगर आप सी को देखो कि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो वो तो एक ही अल्कोहल को अटैक कर सकता है। ये क्या करेंगे? तो मतलब कि आपके पास इसका और इसका मिला के एक एस्टर ग्रुप बनेगा, एक। अगर आप डी को देखो, इसका भी और इसका, ये भी आपको क्या देगा? एक ही एस्टर देगा। लेकिन जब आप ऑप्शन बी में देखते हो तो ये वाला पार्ट भी आपको एस्टर देगा, और ये वाला पार्ट भी आपको क्या देगा? एस्टर देगा। तो मतलब 2 एस्टर के फंक्शनल ग्रुप इसमें आपके पास बन सकते हैं। तो 7 का ऑप्शन बी बात है। क्वेश्चन 9 देखो जरा, क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रोमेटोग्राफी में एक होता है HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और एक होता है GC, गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में आपका जो मोबाइल फेज होता है, जो आपका मोबाइल फेज होता है, वो भी क्या होता है? गैस होता है। अच्छी सेपरेशन होती है आपका। ये सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें आपको ये है कि आप गैस की क्रोमेटोग्राफी करवा सकते हो। अदरवाइज हम कहाँ क्रोमेटोग्राफी में गैस को करते थे सेपरेट यार, हम तो लिक्विड वगैरह को देख रहे होते थे। लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो स्पेसिफिक है। तो क्या कहता है? इन गैस क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द रिटेंशन टाइम ऑफ एन अल्कोहल? रिटेंशन टाइम पता है ये किसको कह रहा है? थोड़ा सा सिंपल करके समझाऊं इसे मैं। ये रिटेंशन टाइम उसको कह रहा है जब आपके पास फिल्टर पेपर होता था, आप यहाँ पर पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते थे, यहाँ पर अपना सैंपल लगाते थे, सैंपल लगाने के बाद आप क्या करते थे? आपका ये इस तरह से मूव करता था, आप देखते थे यार ये स्पॉट आपका कहाँ तक आ गया, इसने कितना ट्रैवल किया है, इसने कितना ट्रैवल किया है।
1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल कर रहा है, तेजी से ट्रेवल कर रहा है, तो आपकी ये चीज डिपेंड कर रही है किस पर, कि यार इस स्पॉट की एफिनिटी टूवर्ड्स दिस स्टेशनरी फेस कैसी है। अगर बहुत स्लो ट्रेवल कर रहा है तो मतलब इसका रिटेंशन टाइम इज गुड, ओके, इसकी एफिनिटी टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस इज गुड। लेकिन अगर ये बहुत फास्ट ट्रेवल कर रहा है आपके सॉल्वेंट के साथ, ओके, आपके सॉल्वेंट की तेजी से मूव कर रहा है, तो मतलब इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द सॉल्वेंट इज बेटर रादर देन कि इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स यानी कि स्टेशनरी फेज दैट इज योर क्रोमेटोग्राफी पेपर या फिल्टर पेपर इज जो है ना वो बेटर। तो कह रहा है कि आपके पास अल्कोहल है और विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द रिटेंशन टाइम फॉर एन अल्कोहल। तो गैस क्रोमेटोग्राफी अगर आप कंसीडर करें तो उसके अंदर काफी बड़ा सा आपके पास जो है वो एक कॉइल सा बना हुआ होता है, जो कि होता है कलम होता है, इसके अंदर ही सेपरेशन हो रही होती है, काफी लॉन्ग ट्यूब होती है ये, इसको हमने बेंड किया हुआ होता है ताकि कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग ट्यूब आए। जितनी ज्यादा लॉन्ग ट्यूब होगी उतनी सेपरेशन अच्छी होगी, जितनी ज्यादा लॉन्ग ट्यूब होगी उतनी सेपरेशन अच्छी होगी, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपके सैंपल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा स्टेशनरी फेज से होगा उतनी अच्छी सेपरेशन होगी। कह रहे हैं इंक्रीजिंग द फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज, इंक्रीजिंग द फ्लो रेट ऑफ अ मोबाइल गेज। भाई फ्लो रेट से नहीं होता, आप तेजी से गुजार दो, आप हल्का गुजार दो, उससे कुछ भी नहीं होता। वो फ्लो रेट जो आपके सॉल्वेंट का होता है, इसकी तो मिसाल यूं ही ले लो ना आप, कि आप जब दूसरी क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो, वही कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जब आप इस तरह का पेपर ले रहे होते हो, आप सॉल्वेंट ज्यादा लो कम लो, उससे क्या होता है, आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जितना सैंपल को ऊपर जाना होगा वो उतना जाएगा। आप भले कम सॉल्वेंट लो, आप भले ज्यादा सॉल्वेंट लो, इट डजेंट मैटर। भाई आपने वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करना है तो उसकी सॉल्युबिलिटी फिक्स होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी फिक्स होती है, आप भी कर लो कि इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा इतने एमएल ऑफ वाटर में, ये चीजें स्पेसिफिक होती हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अपने फ्लो रेट को इंक्रीज कर रहे हो मोबाइल फेस के, नो, जो सेपरेशन होनी होगी उसकी वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे होगी। रिटेंशन टाइम की हम बात कर रहे हैं। रिटेंशन टाइम आप इसको यूं भी सोच सकते हो कि ये आपका कॉलम है, ये आपका क्या है, कॉलम है, और मैं समझाने के लिए यहाँ पे स्पॉट बना रहा हूँ। एक स्पॉट आपका ये है, एक स्पॉट आपका ये है, और एक स्पॉट आपका ये है। ये तीन स्पॉट हैं, ये तीनों आपके सैंपल हैं। पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है सॉल्वेंट, पीछे से कौन आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है। ये आया 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 सॉल्वेंट आता 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 इसको लेके यहाँ से शॉर्ट हो गया, निकल गया, आपके डिटेक्टर के पास चला गया, ओके। तो अगर इस मोबाइल फेस की स्पीड कम है तो ये तुम्हारे स्पॉट को कम मूव करवाएगा। लेकिन अगर मोबाइल फेस बहुत तेजी से पीछे से आ रहा है, बहुत तेजी से धक्के मार रहा है, तो ये सॉल्वेंट जो जो आपके पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये जो आपका सैंपल है, ये जल्दी से इस कॉलम से निकल के कहाँ चला जाएगा, डिटेक्टर पे चला जाएगा। तो इंक्रीज तो नहीं कर रहा ना रिटेंशन टाइम को, ये तो आपके रिटेंशन टाइम को डिक्रीज कर रहा है। आप जब अपने फ्लो रेट को इंक्रीज करवा रहे हो तो वो तो जल्दी से आपके सैंपल को उस कॉलम से निकाल के आपके डिटेक्टर पर ले जाएगा। हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि वो इंक्रीज करे रिटेंशन टाइम को, यानी कुछ देर तक तो वो कॉलम में रहे एटलीस्ट। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन बी को अगर मैं देखूं, इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द स्टेशनरी फेज, देख रहे हो तुम, मैंने क्या बात तुम्हें बोली, कि अगर वो आपका जो सैंपल है वो रिटेन कर रहा है कॉलम के अंदर, मतलब वो ये चाह रहा है मैं इस कॉलम में रहूं, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी पोलैरिटी कैसी है, आपको देखना पड़ेगा कि उसकी पोलैरिटी कैसी है थ्रू टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज, ओके। तो अगर उसकी पोलैरिटी टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज अच्छी है, ओके, दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, तो मतलब वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा इस कॉलम के अंदर। अगर अगर उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज से अच्छी नहीं है तो वो ज्यादा देर तक रिटेन नहीं करेगा। तो ये चीज डिपेंड कर रही है इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द स्टेशनरी फेज, इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द स्टेशनरी फेज, याद रखिएगा ये बात, ओके। डिक्रीज करोगे अगर आप पोलैरिटी को स्टेशनरी फेज की,
तो आपका सैंपल नहीं रुकना चाह रहा तुम्हारे स्टेशनरी फेस के पास। लाइक डिजोल्व्स लाइक, अगर आपका सैंपल भी पोलर है, स्टेशनरी फेस भी पोलर है, तो पोलर पोलर से दोस्ती करेगा, पोलर पोलर के साथ रहेगा। इनकी कोशिश यही होगी कि ज्यादातर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन लेकिन वो तो कह रहा है कि इंक्रीज करना है रिटेंशन टाइम को ना, तो इंक्रीज करने के लिए आपको अपने स्टेशनरी फेस को ज्यादा पोलर बनाना पड़ेगा, इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपने आपको पोलैरिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। डी में कह रहा है इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द मोबाइल फेज, यानी उसकी अच्छी दोस्ती मोबाइल फेज के साथ हो जाए। अगर उसकी अच्छी दोस्ती मोबाइल फेस के साथ हो गई तो मोबाइल फेस तो उसको लेके निकल जाएगा जल्दी से। इसका मतलब उसने तो कॉलम में अपना टाइम स्पेंड किया ही नहीं, वो तो जैसे आया वैसे ही पलक झपकते में वहां से निकल गया। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका जो है वो मोस्ट सूटेबल आंसर है फॉर दिस। ओके, तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से वो टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। वो बेसिकली आपके डिस्टेंस को भी देख रहा है, वो उसके टाइम को भी देख रहा है, कितनी देर तक वो रुका हुआ है, कितनी जल्दी वो वहां से जा रहा है, सब चीजें आपको सोचनी है यहाँ पर। यही सारी कहानी एचपीएलसी के साथ भी होती है, यही सारी चीजें कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ भी होती हैं, कि आपका स्पॉट कितनी ऊपर तक गया, कितनी देर में गया, या नीचे ही रह गया। अगर आपका स्पॉट ऊपर तक चला गया, आपने देखा होगा अक्सर कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में कुछ स्पॉट यहां आ जाते हैं, कुछ स्पॉट नीचे रह जाते हैं। तो जो स्पॉट यहां तक आ गया उसकी दोस्ती मोबाइल फेस से अच्छी थी ना, मोबाइल फेस उसको अपने साथ लेके ऊपर आ गया। और जो स्पॉट नीचे रह गया, इसका मतलब उसकी दोस्ती स्टेशनरी फेस से अच्छी थी, तभी तो वो ऊपर नहीं आया, तभी तो वो ऊपर नहीं आया, स्टेशनरी फेस के पास रह गया। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार मैं चाहता हूं कि मेरा स्पॉट जो है वो पेपर पे ज्यादा देर तक रहे, नीचे ही रहे, ऊपर ना आए, नीचे ही रहे ऊपर आए, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये होगा कि तुम अपने उस स्पॉट की नेचर को देख के वो पोलर है या नॉन पोलर है। फिर अपने सॉल्वेंट को आप डिसाइड करो, फिर अपने मोबाइल फेस को आप डिसाइड करो। इफ योर सैंपल इज पोलर, सो यू आर सपोज टू यूज पोलर सॉल्वेंट, ताकि पोलर पोलर के साथ एफिनिटी उसकी अच्छी रहे और वो ज्यादा देर तक वहां रिटेन करे। अदरवाइज वो रिटेन ही नहीं करेगा, वो तो फौरन से वहां से निकल जाएगा। ये पॉइंट वाली बात है। चलें जी, iodine was dissolved in an organic solvent, trichloromethane, and the resulting solution added to an equal volume of deionized water. The mixture was then shaken, producing two immiscible solutions, iodine in water and iodine in trichloromethane. At equilibrium, the equation for the reaction can be written as this. What is the expression for this equilibrium constant? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है। तो क्या कहते हो? और दूसरा ये कि ये जो टॉपिक है, दिस इज पार्टीशन कोफिशिएंट। दिस टॉपिक इज पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट का एक अपना एक फॉर्मूला होता है। ओके, पार्टीशन कोएफिशिएंट का स्पेसिफिकली। तो इसमें हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करते, इसमें हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो वो हम इसकी बात करेंगे जब आएगी। तो फिलहाल के लिए तो हम इसको कह देते हैं कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। Which statement describes what is happening at equilibrium? Which statement describes what is happening at equilibrium? Iodine molecules move from the water to the trichloromethane layer only. Iodine molecules move from the trichloromethane to the water layer only. Iodine molecules move from the water to the trichloromethane and from the trichloromethane to the water layer. There is no movement of individual iodine molecule. ये हो ये रहा है कि सबसे पहले आपने ऐसा फ्लास्क ले लिया, आपने ऐसा फ्लास्क ले लिया। ओके, और इसमें आपने आपकी जो ये वाली लेयर है, इसमें जो आपकी ये वाली लेयर है, लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूं ये हमारी ट्राइक्लोरोमीथेन की लेयर है, और जो ये वाली लेयर है ये हमारी किस चीज की लेयर है? एक्वियस वाटर की लेयर है। ओके, इसमें मैंने क्या डाल दिया? आयोडीन। इसमें मैंने क्या डाल दिया? आयोडीन। मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया और उसको काफी देर तक शेक करता रहा मैं।
अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स तक मैं उसको शेक करता रहा। ओके, 20 मिनट्स तक जब मैंने इसे शेक किया तो होता यह है कि एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। कुछ आयोडीन का पार्ट ऊपर वाली लेयर में डिसॉल्व हो जाएगा और कुछ आयोडीन का पार्ट नीचे लेयर डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, इस तरह से वो उनकी पार्टीशन हो जाती है, आयोडीन की पार्टीशन हो जाती है, कुछ पार्ट इसमें कुछ पार्ट इसमें। हो सकता है कि 75% इसमें डिसॉल्व हो जाए, 25% इसमें डिसॉल्व हो जाए। ओके, लेकिन एक इक्विलिब्रियम सेटअप का हो जाएगा तो हो ये रहा होता है कि यहाँ से निकल के वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आ रहे होते हैं और यहाँ से निकल के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये इस तरह से इक्विलिब्रियम आपका स्टैब्लिश हो जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो आयोडीन मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द वाटर टू द ट्राइक्लोरोमीथेन एंड फ्रॉम द ट्राइक्लोरोमीथेन टू द वाटर। कुछ ये वाला सेटअप बिल्डअप हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, calcium oxide is manufactured by heating limestone at 1000 degrees Celsius for 30 minutes. The equation for the reaction is this. The numerical value of the equilibrium constant for this reaction is increased by equilibrium constant. Equilibrium constant. You know Kc, 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 Kc is constant. Kc is constant. खुद कह रहा है कि वो equilibrium constant. याद रखना, याद रखना, जो equilibrium constant होता है वो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो? कह रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको याद हो, हम तो केसी में ये तो इंक्लूड ही नहीं करते, हम तो केसी में इंक्लूड ही नहीं करते ये और ये, हम तो एक्वस और गैसेस देख रहे होते हैं। इफ यू रिमेंबर, हम दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस करते थे, एक हम करते थे केसी, एक हम करते थे केपी। तो इन दोनों में ये स्पेसिफिक होता था एक्विस के लिए और ये स्पेसिफिक होता था गैसेस के लिए। भाई ये सॉलिड तो कभी भी हमने इंक्लूड नहीं किया उस एक्सप्रेशन में, तो मैं क्यों इस सॉलिड को देखूंगा, मैं क्यों इस सॉलिड को देखूंगा? दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। क्या कहते हो आप लोग कि इसका आंसर आपके पास क्या होना चाहिए? यस yes? और एक बात और मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि ही इज नॉट आस्किंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, he is not asking the direction of equilibrium ke we have to shift the reaction to the left hand side, we have to shift the reaction to the right hand side. No, he's not asking. He is asking to change the value for the kc which is constant. तो अपने दिमागों में एक बात बिठा लो कि kc कभी भी चेंज नहीं होता है प्रेशर से, कैटलिस्ट से, कंसंट्रेशन से। कैट जो केसी आपका है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका है, इट कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो ना, फिर केसी पे चेंज आता है। बाकी और कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो केसी को चेंज कर सके। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट है। कांस्टेंट की बात कर रहा है वो, इक्विलिब्रियम नहीं कह रहा, सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं कह रहा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहा है। यानी कि वो केसी या केपी की बात कर रहा है। तो इट कैन ओनली अफेक्ट बाय द टेम्परेचर, ओनली अफेक्ट बाय द टेम्परेचर, रिमेंबर। ओके, चलें फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन? ऑफ कोर्स सॉलिड तो इंक्लूड करते ही नहीं है, सॉलिड तो इंक्लूड करते नहीं है, सिर्फ आपके पास बचा CO2। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इसका फॉर्मूला होता था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इसका फॉर्मूला होता था। तो प्रोडक्ट में तो सिर्फ CO2 है, रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं है, तो बोले तो 1। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। That's why option A is correct. Okay. The equation for the dissociation of water is this. The ionic product of water Kw varies with temperature. 25 पर ये है, 30 पर ये है, 50 पर ये है, 100 पर ये है। कह रहे हैं what is the pH of pure water at 60 डिग्री सेल्सियस? वैसे तो वाटर की पीएच कितनी होती है? 7 होती है। न्यूट्रल वाटर, उसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन वो कह रहा है अप्रोक्सीमेटली प्योर वाटर की एट 60 डिग्री सेल्सियस, 60।
तो इक्वेशन इन्होंने आपको दी हुई है ये वाली, ये रिएक्शन आप लोग मुझे इक्वेशन को देखकर बता सकते हो कि इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? यस, इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? हाँ, एनी आइडिया? यस, So bonds broken है, so endo. गुड, दिस इज एंडो, मींस डेल्टा एच इज पॉजिटिव। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, if you are going to increase the temperature of an endothermic system, the reaction moves forward, the reaction moves forward, you will see a lot of H positive ions. When H positive ions are going to increase, so what is the relation, what is the relation of the pH with the concentration of H positive ion? ये फॉर्मूला आपको याद है ना, फेमस फॉर्मूला पीएच का? ये क्या कहता है, क्या कहता है? नेगेटिव लॉग का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पीएच 7 से तो कमी होगी, पक्की पक्की बात है। तो न बी न सी न डी, ये तो सब नॉनसेंस ऑप्शंस। ऑफ कोर्स आंसर ए इज करेक्ट। तो देखो आपने इस तरह से सोचना है, थोड़ा सा टेक्निकल माइंड आपने जो है ना करना है। तो कहां से कहां बात को ले गए हम, मतलब एंडोथर्मिक पे चली गई बात, पूछ क्या रहा था वो। तो मेक सेंस ना, आपको आइडिया आपका बिल्डअप होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है ये। Iodine reacts with propanol. Under acid conditions, the reaction is first order with respect to propanol, first order with respect to hydrogen ions, and zero order with respect to iodine. What are the units for the rate constant? Yani K rate is equal to K into concentration of X, Y and Z. कहता है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर है ना, इसका फर्स्ट ऑर्डर है, फिर इसका भी फर्स्ट ऑर्डर है, फिर कहता है इसका जीरो ऑर्डर है। ओके, तो मैं तो इसको खत्म कर दूंगा, एनीथिंग टू द पावर इज जीरो इज वन। ओके, रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। के का निकालना था, उन दोनों को यहाँ लाकर डिवाइड कर दो, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब की पावर 2। तो ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या? ये, और नीचे 1 मोल पर डीएम क्यूब बच गया। ओके, इसको ऊपर लेकर आओ जरा, तो ये हो जाएगा मोल -1 डीएम +3 और पर सेकेंड। दिस इज योर रेट कांस्टेंट। ओके, सो दैट्स व्हाई आपका जो ऑप्शन सही है वो है ए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेट हो गया। Question number 14. Halogenoalkane 2-bromobutane can be hydrolyzed using aqueous sodium hydroxide. तो ब्रोमो हटेगा, OH लगेगा, ब्रोमो हटे, अल्कोहल बनेगा। Which technique can be used to follow the progress of this reaction? कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी होगी कि हम उसकी प्रोग्रेस को देख सकें, कितना हो गया रिएक्शन, कितना रहता है, कंप्लीट भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो याद रखो ये तो कलर्ड ही नहीं है। अगर कलर होता तो मैं कह भी देता कलरीमीट्री, कलरीमीट्री कलर को मेजर करते। दे आर नॉट कलर्ड, दे आर नॉट कलर्ड, ऑप्शन ए गलत हो गया। वॉल्यूम चेंज, कोई गैस ही नहीं निकल रही, मैं वॉल्यूम कैसे वो करूं? ओके, तीसरी बात ये कि मेजरमेंट ऑफ मास चेंज, मास चेंज किस चीज का मास चेंज करूं, किस चीज का मास चेंज है? ये तो सारे गैस हैं, 2-ब्रोमोब्यूटेन। ओके, इसी तरह से आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेजरमेंट ऑफ मास चेंज, कोई सॉलिड स्पीशी होती तो मैं चलो कह देता लिक्विड एक्वियस में सारे रिएक्शंस हो रहे हैं ये। तो आप क्या करें, 2-ब्रोमोब्यूटेन कुछ इस तरह से होगा ना, मैं आपको इक्वेशन से जरा बता दूं। 2-ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन जब हो रहा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज एन एल्कली, तो आपका ये बना होगा। यार आप देख लो ना कितना NaOH यूटिलाइज हो गया, यार आप देख लो ना कितना NaOH यूटिलाइज हो गया, ज्यादा यूटिलाइज हो गया, कम यूटिलाइज हो गया, कितना हो गया। ओके, आप उसका टाइट्रेशन करवा करवा के चेक करते रहो।
आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर बहुत जल्दी से NaOH खत्म हो रहा है, मतलब रिएक्शन फास्ट है। अगर बहुत स्लो NaOH खत्म हो रहा है, आप बोलोगे नहीं यार बहुत स्लो रिएक्शन है। तो मतलब क्या कह रहे हैं, टाइट्रेशन ऑफ क्वेंच। क्वेंच का मतलब क्या होता है, आपने जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो ना, तो आप अपने रिएक्शन को स्टॉप कर दो। ऐसा ना हो तुम छप्पड़ में जाके पीछे टाइट्रेशन कर रहे हो, पता लगा यहाँ आ गया तो रिएक्शन आगे और चला गया, तो मतलब कि तुम्हारी तो सारी मेहनत खराब हो गई। तो इसको ठंडा कर दो, इसको आइस क्यूब में रखो, क्रश्ड आइस में रखो अपने सैंपल को। जब तक आपका रिएक्शन ये क्वेंच हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जब तक तुम थोड़ी देर के लिए जाके टाइट्रेशन करो, वहां से अमाउंट फाइंड आउट करो कितना रह गया NaOH। इनिशियल कितना लिया था, इनिशियल कितना लिया था, 5 मोल लिया था, अब कितना रह गया, 4 मोल रह गया। थोड़ा टाइम गुजारो, फिर यही काम करो, फिर टाइम गुजारो, फिर यही काम करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, फिर यही काम करो, देखो कितनी कितनी जल्दी जल्दी NaOH यूटिलाइज हो रहा है। उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि रिएक्शन इज फास्टर और स्लोअर। दिस इज हाउ टू सी द प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन। देखो क्या ही बात होती, अगर आपकी चीजें कलर्ड होती, मेहनत ही नहीं लगती। कलर देखते हमें अंदाजा होता था, जल्दी फेड हो रहा है, देर से फेड हो रहा है, जल्दी डार्क हो रहा है, देर से डार्क हो रहा है, बात ही खत्म हो जाती, मसला ही हल हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, तो इसलिए मजबूरन हमें इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई डी फॉर डॉक्टर इज करेक्ट। ओके, सेट हो गया। दिस इज अ गुड पेपर, तो ये आपको करना चाहिए पेपर बाकी। ओके, तो आई टोल्ड यू कि दिस इज नॉट अ पास पेपर, तो मैं इसको ये आपको जो है ना वो दे देता हूँ पेपर, आप इसको फर्दर सॉल्व करो।